हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नलिनी पंत क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर नलिनी पंत और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उनको ज़रूर देख लेना, नहीं तो आज की क्लास आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे एक केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। So the equation which gives more information about the chemical reaction is known as more informative or information giving equation। ठीक है ना। तो वो equation जो हमें ज़्यादा information देगी केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसको हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप तीन तरीके हैं जिससे आप केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इंडिकेट करना पड़ेगा फिजिकल स्टेट को। फिजिकल स्टेट को आपको बताना पड़ेगा कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्या फिजिकल स्टेट्स है, कि वो लिक्विड है, कि वो गैस है, कि वो सॉलिड है, कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको बतानी है और ये इंडिकेट करके भी आप केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। अब सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कि जो हीट चेंजेस हो रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सोथर्मिक राइज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक फॉल इन टेम्परेचर बताया था ना, तो वही चीज है यहाँ पे उस हीट चेंज को इंडिकेट करके। ठीक है ना। कि अगर प्रोडक्ट साइड में हो रहा है हीट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उधर बताया, रिएक्टेंट साइड में अगर हो रहा है डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसको बता दिया। ठीक है ना। हीट चेंजेस को बता करके भी आप केमिकल रिएक्शन को बहुत इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और थर्ड जो चेंज है वो बोल रहा है, थर्ड जो स्टेप है वो बोल रहा है कंडीशंस बताओ। कंडीशंस बताओ जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, कि आपने केमिकल रिएक्शन को किन किन कंडीशन में करा है, रूम टेम्परेचर में करा है, या कोई एटॉमिक प्रेशर दिया है उसमें, या फिर इतने डिग्री की हीट दी है, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज किया है रिएक्शन में। तो वो कंडीशन बता करके भी आप केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। तो सबसे पहला हमारा था कि हमें फिजिकल स्टेट बतानी है। ठीक है ना। तो अब एक केमिकल रिएक्शन की कितनी फिजिकल स्टेट हो सकती है भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी फिजिकल स्टेट्स हो सकती है। तो देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। 4 फिजिकल स्टेट्स हमारी हो सकती है जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है ना। जो कि है सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस। ये 4 हमारे हैं। ठीक है ना। पहला है सॉलिड हो सकता है या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट को आप इंडिकेट करोगे सिंबल एस से। किससे इंडिकेट करोगे? एस से। अगर कोई सब्सटेंस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो आपको उससे एस से इंडिकेट करना है। ठीक है। और फिर लिक्विड स्टेट को आप इंडिकेट करोगे एल से। ठीक। एक्वस सॉल्यूशन, अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई उसमें थोड़ा वाटर मिक्स होता है। क्या होता है? वाटर मिक्स होता है। कोई भी एसिड है या बेस है, उसमें थोड़ा सा आपने वाटर को मिक्स कर दिया तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें मैंने इधर लिखा हुआ भी है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, जो सॉल्यूशन आपका वाटर में बनाया जाएगा उसको आप AQ से इंडिकेट कर दोगे। ठीक है। और गैसियस स्टेट को आप G से इंडिकेट कर दोगे। अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका गैस स्टेट में है तो उसको आप G से इंडिकेट कर दोगे। ठीक है। अब मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगी। तो अब जो है हम इसी के ही एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है ना। मैं आपको 2 एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जिंक मेटल reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो जिंक ने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो जिंक है बेटा वो हमारा मेटल है, और मेटल किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो हमने उसके लिए लिख दिया S। ठीक है। और फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया है वाटर, इसलिए वो क्या हो गया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन मान करके AQ से लिख देंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। फिर जिंक सल्फेट वो हमारा एक्वस सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट भी, तो वो भी हम किससे लिखेंगे AQ से। फिर हाइड्रोजन हमारी गैस है और गैस को हम लोग लिखेंगे G से। तो अब जो ये इक्वेशन है ये कैसे लिख ली जाएगी बेटा, जिंक के आगे हमने लिख दिया S, H2SO4 के आगे लिख दिया हमने AQ, ठीक है, और जिंक सल्फेट के आगे लिख दिया हमने AQ और हाइड्रोजन के आगे हमने लिख दिया गैस। तो इस तरीके से ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन गई, और इंफॉर्मेटिव बन गई, ठीक है ना। हमने बस एक फिजिकल स्टेट ऐड करके इसको और इंफॉर्मेटिव बना दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है ना बेटा, लाइम वाटर जिसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था ना हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम वाटर जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा ना बेटा, तो क्या बनाएगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वो वाटर के साथ बनता है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक सोल्यूशन है हमारा, तो उसको हमने AQ से लिख दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हमने उसको G से लिख दिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो है वो एक प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट को हम लोग सॉलिड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया हमारा S से रिप्रेजेंट हो गया, और जो वाटर है वो लिक्विड हो गया हमारा, तो हमने उसको L से लिख दिया। तो प्रेसिपिटेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S एज इट इज अ सॉलिड, सॉरी मैंने सॉल्युबल लिख दिया था बट आएगा सॉलिड, ठीक है। सो अब ये बात भी अपने ध्यान में रखिए, जब भी कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो और आपको केमिकल रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप उस प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उस प्रेसिपिटेट के आगे लिखोगे सॉलिड S, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे और बताती हूँ इसके बारे में। तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग हीट चेंजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब टू इंडिकेट हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है हीट चेंजेस के बेसिस पे 2 टाइप्स की होते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ हीट चेंजेस की ना, तो उस बेसिस पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये 2 टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें ना हीट हमारी इवॉल्व होगी, मतलब एज अ प्रोडक्ट हमारी निकलेगी हीट, गर्माहट जो है टेम्परेचर में राइज होगा, मतलब एज अ प्रोडक्ट ही ये निकलेगा। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट हमारी इवॉल्व होगी एज अ प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन हम जलाएंगे ना बेटा ऑक्सीजन के साथ, हवा में ऑक्सीजन तो है और उसमें हमने कार्बन जला दिया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो हमारी बहुत सारी हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होगी बेटा, क्या होगी, वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, एज अ प्रोडक्ट निकलेगी हीट बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिलके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हमने लिख दिया हीट जो कि हमारा एज अ प्रोडक्ट निकला है। अब कार्बन थी हमारी गैस तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया गैस, ऑक्सीजन भी थी हमारी गैस इसलिए मैंने लिख दिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है इसलिए लिख दिया गैस G, ठीक है। और साथ में हीट हमने इंडिकेट कर दिया कि हीट हमारा एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है। द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, तो बेटा जब हमारी कार्बन जलती है ना ऑक्सीजन में तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज उसमें हमारी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसमें हमारी हीट एज अ प्रोडक्ट निकल रही है, ठीक है ना, इस रिएक्शन में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ना उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे एक रिएक्शन में, भाई कैसे पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है ना।
भाई किसी कोई भी बोल सकता है ना, अगर हम कुछ ऐसे इंडिकेट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप क्या लिखोगे, प्लस हीट का साइन, प्लस हीट लिखोगे या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखोगे और या फिर प्लस एनर्जी लिखोगे। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे लेकिन, रिएक्टेंट साइड में लिखोगे कि प्रोडक्ट साइड में लिखोगे। तो आप बेटा इसमें इवॉल्व हो रही है एज अ प्रोडक्ट, तो आप कहाँ पे लिखोगे, आप इसको लिखोगे एज प्रोडक्ट साइड में। ठीक है ना, प्रोडक्ट साइड में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, गलती से जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसको आप इधर मत लिख देना हीट को रिएक्टेंट साइड में, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल जो है हमारा कि वह नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है जब वो बर्न होगी ऑक्सीजन ऑफ एयर में, ठीक है ना, नेचुरल गैस को जब हम लोग बर्न करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा वो एज अ प्रोडक्ट, बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बनाएगा वाटर वेपर। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस, और साथ में हमारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हमने इसको लिख लिया नेचुरल गैस को मीथेन। क्या होती है बेटा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है हमारी मीथेन, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, और ऑक्सीजन, इसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 H2O प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैंने इक्वेशन को क्या किया है, मैंने इक्वेशन को किया है बैलेंस, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हम लोग इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे बैलेंस नहीं थी मेरी, इसलिए मैं इसको बैलेंस करके चल रही हूँ। तो CH4 है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल इधर एक है, इधर कितना कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के इधर कितने चार है लेकिन इधर से दो है। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के दो है और इधर ऑक्सीजन के दो, मतलब एक और दो, तीन है। तो अब मैं इसको सबसे पहले तो मैं हाइड्रोजन को बराबर करूँगी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा 4 थे, तो मैंने इधर वाटर का जो हाइड्रोजन है उसके साथ मैंने 2 को कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गए 4, और अब ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, ऑक्सीजन हो गए मेरे पास 2, हाँ ये भी 2, तो 2 + 2 4। तो अब इधर ऑक्सीजन में पे 2 ही थे, तो मैंने इस वाले ऑक्सीजन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया। तो अब ये फिर मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गई, जिसमें मैंने स्टेट भी इंडिकेट कर दिया कि भाई मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर लिक्विड है, और साथ में मैंने हीट एनर्जी को भी इंडिकेट कर दिया कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट साइड में मैंने इसको मेंशन कर दिया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि हीट हमारी इस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी, थर्ड जो हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं, वो चीज़ मैं अब बताऊंगी। चलो अब मैं आपको एक्सोथर्मिक के थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल बता देती हूँ, और थोड़े फिर हम एंडोथर्मिक की ओर बढ़ेंगे। सो द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे पहले मैंने आपको बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस बता दी थी उसकी इक्वेशन, तो वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें हीट हमारी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात नोट करने वाली है बेटा कि जो जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शंस होती है ना, कंबशन रिएक्शन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं वो हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शंस है वो क्या होते हैं, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसका हम कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल का जैसे जलना, जैसे लकड़ी, ठीक है, वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, तो ये सारे जब बर्न होते हैं ना बेटा, जब इनमें बर्न होता है, ये जलाते हैं हम जिनको, जब इनको, तो इनसे एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तभी हमारा काम बन पाता है, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए कंबशन रिएक्शन क्या होगी हमारी, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है ना, सिंपली हम इसको ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब एक और मैं आपको एक एग्जांपल जो थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ये वाला कि वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी बेटा खाने से मिलती है, जो हम खाते हैं।
ठीक है। और डाइजेशन के दौरान जब ये फूड हम लोग खाते हैं, फूड जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है ना। और इसका हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे बेटा जब रोटी खाते हो ना ठूस ठूस के, या फिर ब्रेड खाओगे, राइस खाओगे, ठीक है ना, पोटैटोस खाओगे, आलू, इनमें क्या होता है बेटा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली, लेकिन कौन सा वाला, स्टार्च वाला। और जब यही खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा होगा ना, तो जो ये जो स्टार्च है वो क्या हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है। किस में हो जाता है ब्रोक डाउन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। तो यानी कि स्टार्च हमारा किस में बदल रहा है, स्टार्च हमारा बदल रहा है ग्लूकोज में, ठीक है ना। फिर ये ग्लूकोज जो है धीरे धीरे स्लो कंबशन होगा इसका, किसके साथ, बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। तो यही ग्लूकोज फिर धीरे धीरे हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में, और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन को आप ये सिर्फ ये मत समझना ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये नहीं समझना सिर्फ रेस्पिरेशन को। ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी में ही इंक्लूड है, रेस्पिरेशन में ही इंक्लूड है। लेकिन मेन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो, और उस फूड से फिर आप लोग ब्रोकन डाउन फूड से क्या ले रहे हैं, हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो हमारा फूड का ब्रेक डाउन होने का जो प्रोसेस है, और फिर उससे एनर्जी निकलना, जो हमारी बॉडी लेती है एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। और इसी में ही हमारा जो है ब्रीदिंग वाला भी इंक्लूड होता है। बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं। बेटा वो एक ही नहीं है, पर सिर्फ ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन में हमारा इंक्लूड होता है। अच्छा, तो अभी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसी हमने जो आपको जो एक्सप्लेन किया इसको मैं आपको इक्वेशन फॉर्म में बता रही हूँ। ग्लूकोज जो है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। कैसे याद करोगे इसको, कार्बन ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन उसका डबल। कैसे याद करोगे, कार्बन ऑक्सीजन बराबर, ठीक है, चक्का, और उसका डबल हाइड्रोजन 12, ठीक है। तो C6H12O6 हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया, ग्लूकोज को, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा था कि ग्लूकोज किसके साथ स्लो कंबशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, O2 लिख दिया इधर, ठीक है, गैस होती है वो। फिर उससे हमारा क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है, वाटर रिलीज हो रहा है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है जो हमारी बॉडी यूज कर लेती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर तो हमारा लिक्विड है, मैंने गलती से गैस लिख दिया, लिक्विड है, ठीक है। और जो CO2 है वो गैस है, और क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने एनर्जी को प्रोडक्ट साइड में लिख दिया है। तो ये हमारी रेस्पिरेशन की सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, अब जो मैग्नीशियम वायर जो हम लोग बर्न करते हैं ना बेटा ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम लोग मैग्नीशियम को क्या करेंगे, सैंड पेपर से घिसेंगे रिबन को। यहाँ पे हम रिबन ना लेकर के वायर ले रहे, बात वही है, ठीक है। उसको हमने जब जलाया तो उसमें से वाइट फ्लेम निकलेगी, जो हमारी आंखों के लिए बुरी भी होती थी, मैंने आपको बताया था हार्मफुल होती है। मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम एंडोथर्मिक की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले एंडोथर्मिक हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो आओ बच्चों, अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं कि वो क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इस रिएक्शन में क्या होगी, हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। उनको हम लोग बोलेंगे, उन रिएक्शंस को, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला एग्जांपल है हमारा। जब इन दोनों को हम हीट करेंगे ना बेटा साथ में, एक वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है।
तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन से आपको ये याद रखना है कि इन रिएक्शंस में आपकी हीट एनर्जी जो है उसको लिया जा रहा है रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, ठीक है ना। इसमें चाहिए ही हमें हीट एनर्जी ताकि रिएक्शन हमारी हो सके। और यही एक्सोथर्मिक में आपको हीट एनर्जी ऐसे चाहिए नहीं होती थी कि रिएक्शन टेक प्लेस हो जाए। आपने एक रिएक्शन करी और हीट एनर्जी एज अ प्रोडक्ट आपके उसमें रिलीज हुई, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए ये हीट एनर्जी। अगर ये हीट एनर्जी नहीं होगी ना बेटा तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। जैसे इस केस में भी आप देख लो, आप इतनी हीट एनर्जी ले रहे हो ना 3000 डिग्री सेल्सियस की, इससे टेम्परेचर से हीट एनर्जी तो रिलीज हो रही है, इसका मतलब इतनी आपको चाहिए वो रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है ताकि रिएक्शन हमारी अच्छे से हो सके, ठीक है ना। अब इसका हमने ले लिया, जैसे N2 गैस थी तो मैंने गैस लिख दिया, ऑक्सीजन गैस थी तो मैंने गैस लिख दिया। अब इसमें हीट एनर्जी हमारी चाहिए हमें, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको कहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट साइड में लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली हीट एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और फिर हमारी क्या बन गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन गई प्रोडक्ट में। तो अब आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में ये डिफरेंस याद रखना है कि एक्सोथर्मिक में आपकी हीट एज अ प्रोडक्ट रिलीज होती है, वहां आप प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी को लिखोगे, और एंडोथर्मिक में आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी आपको चाहिए होती है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो सके, तो इसलिए आप उसको रिएक्टेंट साइड पे लिखोगे, ठीक है ना। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हीट इसमें हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप कैसे पता लगाओगे कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगेन मैंने आपको अभी बता दिया था कि इसमें आप इंडिकेट करोगे हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इसमें एनर्जी हमें चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके, तो इसलिए हम उसको रिएक्टेंट साइड में दिखाएंगे। और यही तीनों चीजें हम लोग एक्सोथर्मिक में किस तरफ को लिखते थे, हम लिखते थे उसको प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज और ध्यान रखने की, जितनी भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ये। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना, एक सब्सटेंस है आपका, उसको हमने हीट एनर्जी का यूज करके तोड़ दिया और उसके प्रोडक्ट में 2-3 चीजें निकली, ठीक है ना। तो अब ऑल दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें डीकम्पोज करने के लिए ना, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी चाहिए वो आपकी रिएक्टेंट साइड में ही आएगी, ठीक है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका हीट होगा, ठीक है, तो वो डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी लेकर के किसमें टूट गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे हीट एनर्जी आपको चाहिए होती है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट आ गया हमारा सब्सटेंस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हमने हीट एनर्जी दी, तो हीट एनर्जी से ही टूट गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में CaO, ठीक है, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा सॉलिड होता है, और हमने हीट एनर्जी को प्लस हीट से रिप्रेजेंट कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, गैस है। फोटोसिंथेसिस, अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल बता रही हूँ इसी का। फोटोसिंथेसिस हमारा एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, जब प्लांट जो खाना बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस से, वो रिएक्शन भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप उसमें सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो ताकि प्लांट अपना खाना बना सके, ठीक है ना। क्योंकि उसमें प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले उनको वो एनर्जी चाहिए होती है जो वो सूरज से ले रहे होते हैं, हीट एनर्जी को, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए। तो इसलिए ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें सनलाइट एनर्जी क्या हो रही है हमारी, वो हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से जो हम वाटर को तोड़ते हैं ना बेटा, ब्रेक डाउन करते हैं वाटर को, किसमें करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो भी हमारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है।
सो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ठीक है ना। इसका जो थर्ड पार्ट है, जो इन्फॉर्मेटिव बनाने का, जो केमिकल रिएक्शन का होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी और फिर उसके आगे के हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ आगे के टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको वीडियोस में, टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे एकदम। मैं बेसिक से लेकर के ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रही हूँ ईजी लैंग्वेज में, कि आपको सबको समझ में आ जाए इजीली। जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी आपको हार्ड लगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैं ऐसे ही क्लियर करके चलूंगी। तो आई होप आप सबको अब चैप्टर जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर मेरी वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और उस पर कमेंट भी करना। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जो पहले से हैं चैनल में, प्लीज़ अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ सके और आपके फ्रेंड्स के डाउट भी क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, तो ज़रूर मेरा ये काम करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।